हेलो। अब फिटजी टैलेंट रिवार्ड एग्ज़ाम आने वाला है 24 दिसंबर 2023 में। ठीक है। ये थोड़ा सा बिग बैंग से क्या है, थोड़ा सा ये टिपिकल होगा, टफ होगा। ठीक है। क्लास 10th के स्टूडेंट जो 11th में जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग को मैग्नेटिक सर्किट को थोड़ा सा अच्छा प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो मैग्नेटिक सर्किट के क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को थोड़ा समराइज़ करा है फिजिक्स के अंदर। मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या आपको एटलीस्ट पढ़ के जाना होगा और क्या क्या क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मैग्नेटिक सर्किट में एक आपको एक सीधा स्ट्रेट वायर होगा और एक सर्कुलर वायर होगा जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा होगा। ठीक है। तो दो तरीके के तार हो गए, एक स्ट्रेट वायर और एक सर्कुलर वायर। स्ट्रेट वायर में भी अब हमारे दो केसेस होंगे। ऐसा वायर जो फाइनाइट लेंथ का होगा, जिसकी लेंथ फिक्स होगी, और ऐसा तार जिसकी लेंथ इनफाइनाइट होगी। ठीक है। तो फाइनाइट लेंथ पे हमें क्या पता करना है कि किसी भी तार में अगर करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ओ दिया गया है जहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो सबसे पहला आप लोग क्या फॉर्मूला करेंगे, फाइनाइट लेंथ पे कोई तार अगर फाइनाइट लेंथ का है और आर डिस्टेंस दूरी पे हम लोग को कुछ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये निकालने को पूछा जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज़, अगर तार की ही डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा रही है, तार की ही डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0। अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर तार इनफाइनाइट लेंथ का है दोनों तरफ से, तो उससे किसी पॉइंट पी डिस्टेंस, पी पॉइंट पे कोई आर डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। ठीक है। उसका फॉर्मूला ये है। फिर अगर कोई तार सेमी फाइनाइट लेंथ का है, मतलब एक तरफ से तो फिक्स है, दूसरी तरफ से लेंथ इनफाइनाइट है, उसको बोलते हैं सेमी फाइनाइट लेंथ का। उस पे पी पॉइंट डिस्टेंस मतलब आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे क्या होगी, उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है। तो पहले हम लोग एक दो क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं स्ट्रेट वायर वाले। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्कुलर वायर वाले। सपोज दैट ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, इनका पहले भी हमने देखा है। एक स्क्वायर लूप दी गई है और जिसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है। तो ये एक स्क्वायर लूप है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी दिखा रहे हैं, एट सेंटर ओ पे हमें बतानी है। तो इससे हमारा कितनी डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस है। ये क्या है, एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, तो इससे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। जब इधर ये आई जाएगा तो इससे भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। जब इधर एक आई जाएगा इससे भी एक मैग्नेटिक फील्ड, जब इधर से ये जाएगा तो इससे भी एक मैग्नेटिक। कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगी, इससे 4 मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी, B1 B2 B3 एंड B4। और ये चारों मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी, इक्वल होंगी, सेम होंगी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ B1। अब फाइनाइट लेंथ का जो हमारा फॉर्मूला है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू दिस इज कांस्टेंट होती है 10 टू द पावर -7। इसको अभी ऐसी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें करंट फ्लो कर रहा है आई, कितनी डिस्टेंस पे है, आर। साइन φ1, दिस इज φ1 एंड φ2। ये हमारा φ1 है, ये φ2। तो कितने कितने डिग्री के होंगे, 45 45। तो 1/√2 1/√2 इज 2/√2। ठीक है। तो सेंटर पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I√2 पाई ए। पॉइंट क्लियर है। अच्छा, एक और एक क्वेश्चन आया हुआ है जो थोड़ा सा और इससे टिपिकल है। यहाँ पे इन्होंने भी फिर से एक स्क्वायर लूप दे रखी है और यहाँ पे एक करंट आई आ रहा है, यहाँ से एक करंट आई निकल रहा है। अब पूछा है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो इन दोनों क्वेश्चंस में काफ़ी अंतर है। ठीक है। यहाँ पे चारों तरफ करंट आई फ्लो कर रहा था, पर यहाँ पे चारों तरफ आई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। डायरेक्शंस को भी देखेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे करंट कुछ और जा रहा है और यहाँ पे करंट कुछ और जा रहा है। ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो B1 B2 B3 का तो सम होगी, माइनस ऑफ B4 होगी, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है। तो तीन तरफ की तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो यहाँ पे हम लोग को लेकिन करंट भी क्या है, डिफरेंट होगा। करंट आई दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा करंट जा रहा है वो जा रहा है I/4।
4 क्योंकि ज़्यादा लेंथी है, और करंट डिवीज़न रूल से, और यहाँ पे जा रहा है 3I/4 दूसरे वाले में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले पे रख देंगे। ठीक है, ये वही एंगल होगा 45 ठीक है, और रख के निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, 0, पर इस केस में ये 0 नहीं आएगी। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अब हम आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सर्कुलर वायर पे, सर्कुलर वायर वाले भी क्वेश्चन आपको करने। कोई यहाँ पे आपको एक सर्कुलर वायर दे दिया जाएगा और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाएगी। ठीक है, तो सर्कुलर वायर का फॉर्मूला होता है μ0/4π 2πI/r। अगर हाफ सर्कुलर वायर है तो इसको हम हाफ कर देंगे। अगर कोई एंगल थीटा पे आर्क कट रहा है तो θI/r हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम बदल सकते हैं। इस पे भी बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस FTRE में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो प्रीवियस आए हुए हैं और उनमें हम देख सकते हैं। जैसे एक बार ये क्वेश्चन आया था कि ये हम लोग को निकालना था, एक आपको एक ऐसा सर्किट दिया गया है जिसपे सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट वायर है जिसके सामने ही O पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो ये तो 0 हो जाएगा इस सेक्शन में। सेम एज इट इज़ ये भी एक स्ट्रेट वायर है, इसके भी आपको सीध में ही पता करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। हाँ, ये एक तार है, इस पे एक सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा हाफ सर्कुलर, और ये भी एक हाफ सर्कुलर है जिसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। यहाँ पे करंट हमारा क्लॉकवाइज है और यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो दो अपोजिट फील्ड होंगी। ठीक है, ये सेंटर के थोड़ा सा पास है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो R1 वाली मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ज़्यादा होगी, R2 वाली थोड़ी कम होगी। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है। तो डायरेक्ट हम सर्कुलर वायर वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे और इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पे हम लोग को एक हाफ वायर दिया गया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बतानी है। तो ये भी सिंपल है, इस पोर्शन में ए से लेके बी तक पोर्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, सी से डी में भी 0 होगी, बस कौन सा होगा, ये जो हाफ सर्किल है इस पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ठीक है, तो अगर वो पूछ रहा है कि ए बी पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड बताइए तो 0 होगी। ठीक है, अगर ये पूछ रहा है कि होल हाफ सर्किल में कितनी होगी होल पे, तो हाफ सर्किल के हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे रख देंगे, वैल्यू निकल आएगी। सेम एज इट इज़ एक बार पूछा क्वेश्चन ये क्या था कि ये एक तार है, इस पे बतानी है, तो ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक 3/4 सर्किल का हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल ले सेंटर O पे, एक स्ट्रेट वायर है जिसके सीध में ही O पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता लगानी है, तो इससे तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। पर ये वाला क्या है, ये वाला पे दिस इज सेमी फाइनाइट वायर है, सेमी फाइनाइट वायर जिसके सेंटर पे हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी, यानी कि 3 मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये 3/4 सर्किल का फॉर्मूला लग जाएगा, और ये वाला पार्ट पे सेमी फाइनाइट सर्किल का, सेमी फाइनाइट वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, सेमी फाइनाइट का फॉर्मूला आप फिर से एक बार देख लीजिए, सेमी फाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला ये होता है, ये लग जाएगा। और 3/4 सर्किल यानी कि थीटा की जगह 3/4 मतलब 3/4 थीटा आप कितना रख देंगे, इसको एंगल को आप देख लीजिए, 3/4 यानी कि 270 डिग्री बाई 360 करके आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, 3/4 सर्किल मतलब थीटा बढ़ता जाएगा। ठीक, और इन दोनों को आप सॉल्व कर देंगे तो फॉर्मूला से आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इतना आपको मैग्नेटिक सर्किट के अंदर क्वेश्चंस करना है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि अगर 2 सर्कुलर लूप दे दिए जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी। तो एक मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होती है, वेक्टर की तरह बिहेव करती है और उसका रिजल्टेंट निकलता है। तो किन्हीं भी 2 वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। ठीक है, अगर ये दोनों एग्जैक्ट 90 डिग्री पे हैं तो √a² + b² हो जाएगा, cos थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, cos 90 इज हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह कोई भी 2 लूप अगर किसी एंगल पे भी आ जाए तो हम मैग्नेटिक फील्ड उससे निकाल सकते हैं। ये सब आप लोग को 10th में नहीं बताया गया कहीं पे भी।
अच्छा, एक चीज़ और, एक फॉर्मूला जो आया हुआ है उसको भी हम लोग देख लेंगे। कभी भी दो तार आपको दे दी जाए पैरेलल में, ठीक है, और उसमें जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है, कुछ करंट I1 और I2 जा रहा है, इन दोनों के बीच क्या होगा, एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस I से भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इस I से भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और हम लोग जानते हैं जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, ठीक है। तो इनके बीच एक फोर्स लगने लगेगा और ये फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि तार तो इन्फानाइट लेंथ के हैं, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दोनों करंट का मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 टाइम्स अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस से हम फोर्स पर यूनिट लेंथ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो एटलीस्ट मैंने जितना भी स्टडी करा है FTRE में, तो इतने क्वेश्चंस तो आपको देख के जाने हैं मैग्नेटिक सर्किट में हर हाल में। आप लोगों ने पुराना पेपर्स तो देख ही लिए होंगे, उसमें भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिखेंगे। तो ये फॉर्मूलेस को आप एक बार फिर से ध्यान से देख के इसको आप करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमको अमीटर और वोल्ट मीटर के क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वोल्ट मीटर रीड 6 वोल्ट, ये वोल्ट मीटर 6 वोल्ट रीड कर रहा है, अमीटर रीड्स 3 एम्पियर रीड कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर की जो वैल्यू होगी क्या वो 2 ओम होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो वोल्ट मीटर है किन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा है, इसके अंदर अमीटर भी लगा है। अभी तक हम लोग पढ़ते थे कि अमीटर का जो रेसिस्टेंस है वो कैसा होता है, 0, पर एक्चुअल में अमीटर का रेसिस्टेंस 0 नहीं होता, यानी कि इस रेसिस्टेंस को भी ये वोल्ट मीटर रीड कर लेगा। अगर इसको 2 वोल्ट 2 ओम एक्चुअल में रीड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस वोल्ट मीटर को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा इन दोनों टर्मिनल्स के पैरेलल में। पर ये अमीटर का भी रेसिस्टेंस मेजर कर लेगा तो डेफिनेटली आर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 2 ओम होगी। तो इस तरह वाले अमीटर और वोल्ट मीटर कनेक्शन वाले भी आपको क्वेश्चंस करने होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी अमीटर वोल्ट मीटर पे आए हुए हैं, मैंने जिनको कर रखा है उसको भी आप एक बार देख लेंगे। जैसे ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप इज यूज्ड टू वेरीफाई ओम्स लॉ, इनमें से कौन सा सेटअप ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान देने की ज़रूरत है कि रेसिस्टेंस के सीरीज में अमीटर लगा होना चाहिए और रेसिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक रेसिस्टेंस है, ये 3 रेसिस्टेंस, इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा है, तीनों रेसिस्टेंस के सीरीज में अमीटर लगा है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो अब देखते हैं कि ये क्यों गलत है, यहाँ पे वोल्ट मीटर सीरीज में लगा दिया गया है तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे अमीटर एक रेसिस्टेंस के तो सीरीज में लगा दिया गया है और दूसरे रेसिस्टेंस के पैरेलल में, तो ये भी कुछ गलत है। यहाँ पे वोल्ट मीटर सीरीज में, तो ये भी गलत होगा, वोल्ट मीटर सीरीज में लग नहीं सकता, ठीक है। तो अमीटर और वोल्ट मीटर वाले क्वेश्चंस को आपको थोड़ा ध्यान देना है। दूसरा चीज़ अब आपको क्या ध्यान देना है, ठीक है, अब आपको किस तरह के क्वेश्चंस पे ध्यान देना है कि कोई भी रेसिस्टेंस है और उसको खींच के तार को लंबा कर दिया जाए या फोल्ड कर दिया जाए तो नई रेसिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, नए रेसिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरीके के फॉर्मूलेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चंस हमारे होंगे व्हीट स्टोन ब्रिज पे, इस तरीके के जो ब्रिजेस होंगे जहाँ सीरीज़ और पैरेलल नहीं होते, ठीक है। अगर ये सर्किट इधर जाएगा तो आप नहीं कह सकते कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, इसको बोलते हैं ब्रिज। ब्रिज यहाँ पे ब्रिज जो होंगे वो बैलेंस होंगे, यानी कि ये अपॉन ये रेसिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इक्वल, या ये अपॉन ये कैसा होना चाहिए, इक्वल। अगर ये इक्वल है तो इस वाले जो रेसिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब ये यहाँ से हट जाएगा। और करंट फ्लो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि करंट जो है वाटर की तरह से अगर लेवल सेम हो जाए तो जैसे वाटर फ्लो नहीं करता वैसे ही करंट भी फ्लो नहीं करेगा। तो ये रेसिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा, ये रेसिस्टेंस में, बोथ आर इन पैरेलल, तो इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। और व्हीट स्टोन ब्रिज के मिलते जुलते जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे होंगे, ये भी शेप क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है, इस शेप को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है।
इसी शेप से मिलता जुलता एक ये शेप है। यहाँ पे P और S को हटा दिया गया है, तो ये तीन रेसिस्टेंस किस में होंगे, ये तीन रेसिस्टेंस अब पैरेलल में हो जाएंगे। तो A और B के बीच रेसिस्टेंस पूछा गया है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, ये भी हम लोग करेंगे। थोड़े से और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि कुछ ये सर्किट दिया गया है, यहाँ पूछा गया है करंट बताइए। अब यहाँ पे आपको एक कुछ लगा दिया गया है C, ये कुछ आपको बैटरी जैसा लग रहा है, पर ये बैटरी नहीं बल्कि ये कैपेसिटर है। ये आप लोग के लिए फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे होंगे। अगर बैटरी से कोई कैपेसिटर लगा दिया जाता है तो उसके अंदर ये करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। तो सारा करंट कहाँ से फ्लो कर जाएगा, 10 ओम से फ्लो कर जाएगा। तो अगर हमें करंट पूछा गया है तो हमारा करंट कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। इस सर्किट में तो फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। AC सर्किट्स में फ्लो करेगा। हम लोग के सर्किट्स क्या हैं, DC सर्किट्स हैं, बैटरी वाले हैं। तो कैपेसिटर्स हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। जैसे ये सर्किट दे दिया, यहाँ A और B के भी रेजिस्टेंस पूछा गया। यहाँ पे आप देखिए रेजिस्टेंस के बीचों बीच में आपको एक तार कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, और A और B के बीच पूछा गया। तो इसका कहने का मतलब है कि ये 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है, आधा इधर है और आधा इधर है, यानी कि 1 ओम इधर है और 1 ओम इधर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 1 और 1 ये सीरीज़ में है और इधर 1 और 1 सीरीज़ में है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर कितनी होगी, ठीक है। तो रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर निकालने के लिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्ट निकाल लें और यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्ट निकाल लें और इनको डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी ये इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पूछा गया इस और इस पॉइंट के बीच वोल्ट बताइए। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्ट निकाल लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अभी हम इस क्वेश्चन को एक सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। अभी क्या है कि इसके अंदर यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि ये एक सर्किट दिया गया है और पूछा गया है कि ये फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। तो ये दो और ये दो आपस में देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते चले जा रहे हैं। तो करंट कितना होगा, 0 एम्पियर होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया है कि हमें आई बताना है। तो 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, बिल्कुल एकदम पानी की तरह से होगा ये, वाटर की तरीके से। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, और जितना करंट आएगा उतना ही करंट डिवाइड होगा, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। तो 4 आ रहा है तो इधर 1 चला गया, तो इधर कितना जाना होगा, इधर डेफिनेटली 3 एम्पियर जा रहा होगा। जब इधर 3 एम्पियर जा रहा होगा तो 3 में से भी 1.7 इधर चला गया है, ठीक है, 1.3 इधर चला गया है, तो बाकी किधर जाएगा, 1.7 इधर ही जाएगा। तो आई की वैल्यू 1.7 हो जाएगी। यानी कि द करंट सम एट करंट एट एनी जंक्शन, द सम ऑफ इनकमिंग करंट एट दैट जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है, एट दैट जंक्शन, ठीक है। इन आने वाला करंट और जाने वाले करंट का सम जो होता है वो इक्वल होता है। ये किरचॉफ्स लॉ है। ये किरचॉफ्स लॉ भी आप लोग को अभी 10th में नहीं पढ़ाया गया, तो इसलिए आप लोग को ये नया कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी पूछा गया है कि हमें यहाँ पे एक पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस को अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे होंगे। अब पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे एक सर्किट है, यहाँ 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, ये कुछ बैटरी है। तो ये बैटरी जितना भी करंट देगी ये 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। और V1 क्या होता है, IR1 प्लस IR2, मतलब IR ओम्स लॉ से, और IR सीरीज़ में करंट सेम होता है इसलिए II लिखा गया, IR1 IR2, ठीक है। ये सर्किट आपको समझ में आ रहा है, ठीक। अब इसी सर्किट को अगर हम यहाँ पे IR2 की जगह एक बैटरी लगा दें जिसको बोल रहे हैं V2, ये देखिए इसका डायरेक्शन प्लस ये है, इसका डायरेक्शन प्लस ये है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 प्लस V2। यानी कि ये जो बैटरी कुछ करंट दे रही है, इस बैटरी को क्या कर रहे हैं हम, चार्ज कर रहे हैं। तो ये बैटरी क्या हो रही है,
चार्ज हो रही है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगी है तो इसका मतलब ये चार्ज हो रही है, जैसे हम लोग अपने मोबाइल को सर्किट में लगा के चार्ज कर रहे हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि ये बैटरी और ये बैटरी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगी है, तो V माइनस V2 इज इक्वल टू IR1। या इसको ये बोल सकते हैं कि अगर ये सप्लाई हमारे घर की सप्लाई आ रही है तो कुछ किसी अप्लायंस में खर्च हो रही है और कुछ हमारे ये बैटरी को चार्ज करने में जा रही है, चाहे वो इन्वर्टर की बैटरी हो कुछ भी। अगर हम इसको टर्मिनल्स के फॉर्म में लिख दें, यहाँ पे हम ये प्लस माइनस की जगह A और B लिख दें, तो भी यही रहेगा। V से कुछ आ रहा है करंट IR1 में खर्च हो रहा है और कुछ VAB में जा रहा है, और VAB को हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB। जहाँ VA बड़ा होगा, VA बड़ा है क्योंकि ये पॉजिटिव है और VB छोटा है, तो ये इसमें खर्च हो रही है, तो यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे V ये पोटेंशियल है, यहाँ कुछ R1 है, ये V है और ये V, तो IR1 प्लस VA माइनस VB जो हमने यहाँ लिखा था, VA बड़ा होगा VB छोटा होगा। इसको हम इसी फिगर को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, A से B तक। तो आपको A से लेके B तक का पोटेंशियल बताना है, तो ये कुछ हमारा V है या EMF है, कुछ भी आप मान सकते हैं। V इज इक्वल टू IR प्लस VAB। ठीक है, मान लीजिए ये अगर ग्राउंडेड है, ये हमारा 0 है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू IR प्लस VA माइनस VB, और E इज इक्वल टू IR प्लस VA माइनस 0। तो VA हमारा कितना हो गया, VA हो गया E माइनस IR। ठीक है, तो ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं किसी टर्मिनल पे पोटेंशियल, जैसे प्रीवियस में आपने क्वेश्चन देखे थे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को ये दे दिया जाए ऐसे भी, तो दो बैटरी अगर एक सर्किट में लगी हो तो हम उसको अपोजिट भी लिख सकते हैं, चाहे हम इसको शुरुआत में भी डिस्कस करा था, V माइनस VAB इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब हम लोग और दूसरी सर्किट पे आते हैं। वही जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि कोई भी वायर होगा जिसको n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया जाएगा, फोल्ड कर दिया होगा, तो न्यू वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, जिसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी सर्किट में क्या है कि एक आपको क्वेश्चन दे दिया गया, 3 वोल्ट मीटर्स हैं, V1 V2 V3, और इनके रेसिस्टेंस हैं R 1.5R और 3R। पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द XY, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया गया है। हर एक वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, सेम होगी या अलग होगी, कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे तीनों वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम आ जाएगी। ठीक है, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आया हुआ है। ठीक, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जब आपको बहुत सारे रेसिस्टेंस दे दिए जाएंगे और आपको A और B के बीच पूछा गया होगा, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये एक सिमेट्रिकल क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे कुछ रेसिस्टेंस हट जाएंगे और डायरेक्ट आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता चल जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्लास 12th की बुक से देख के वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ऐसे जहाँ कई सारे रेसिस्टेंस होंगे किसी शेप में और उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता करना होगा। यहाँ आप डायरेक्ट देखेंगे तो आपको कभी भी सीरीज़ और पैरेलल नहीं मिल पाएगा। ठीक है, या कुछ ऐसे रेसिस्टेंस दे दिए जाएंगे जो बहुत इनफाइनाइट तक चलते जा रहे हैं शेप, और इसका A और B के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता करनी। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे कि जैसे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स, ऐसे करते चले जा रहे थे, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन से यहाँ क्या है, इस शेप को बार बार ऐड करा जा रहा है। ठीक है, तो इस शेप को बार बार ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करा था बिल्कुल सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी सॉल्व करके आप इसका इनफाइनाइट लेंथ तक का रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2-3 बार मैंने इस क्वेश्चन को देखा है, आया हुआ है FTRA में। तो यहाँ पे भी कुछ रेसिस्टेंस दिए गए 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 ओम इधर दे दिए गए, 4 इधर, और पूछा गया कि करंट बताइए कि इधर वाले में एमीटर कितना रीड कर रहा होगा। तो डेफिनेटली एमीटर जो है इस करंट को तो रीड नहीं कर रहा होगा, इसमें जो करंट जा रहा है और इन पाँचों से होके जो इसमें करंट आ रहा है, तो यानी कि ये I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, I1 I2 I3 I4 I5, इन्हीं 5 करंट को रीड कर रहा है ये मीटर, इनको तो रीड कर नहीं रहा है।
तो यानी कि इनके अंदर का जो करंट होगा यही ये बताएगा। तो यानी कि 9 वोल्ट है, सब में 1-1 एम्पियर अगर डिवाइड हो रहा है तो कितना रीड कर रहा होगा, 5 एम्पियर ये रीड कर रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये तो क्वेश्चन आप लोग का शायद बिग बैंग में भी आया हुआ है और FTRE में आया। 2 वायर हैं इक्वल डायमीटर के हैं जिनकी रेसिस्टिविटी ρ1 ρ2 है, लेंथ L1 L2 है, दे आर ज्वाइंट इन सीरीज, द इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन एक और देखते हैं। लाइट पे 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं और लाइट में हम लोग जो है ये आया हुआ है, फिश लुकिंग आउटसाइड द वर्ल्ड थ्रू द वाटर। ठीक है, अगर कोई मछली है पानी के अंदर और वो बाहर तालाब के बाहर अगर वो देखना चाह रही है तो यहाँ पे हम लोग को कौन सा लगेगा, यहाँ पे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले फॉर्मूलेस को समझ सकते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब हम लोग हायर डेंसर मीडियम से जब हम लोग रेयर मीडियम में जाते हैं। तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं तो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अगर ये क्रिटिकल एंगल से आप ज़्यादा हो गए तो आपकी रे कभी भी बाहर जाएगी ही नहीं, तो आप पानी के बाहर की दुनिया को कभी नहीं देख पाएंगे अगर हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गए, क्योंकि हमारी रे अंदर जाएगी और टकरा के फिर वापस पानी के अंदर चली जाएगी अगर क्रिटिकल एंगल के अंदर आप ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप क्रिटिकल एंगल पे जाते हैं तो आपकी जो रे है वो आउटसाइड द वर्ल्ड नहीं गई, लेकिन सरफेस पे ही फ्लो करनी शुरू हो जाती है। और क्रिटिकल एंगल से कम रहते हैं तो रे आपकी आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड यानी कि एयर में चली जाती है। तो एयर में जो कुछ भी होगा आप देख सकते हैं। तो यानी कि आप एक क्रिटिकल एंगल के अंदर अगर आप हैं तो आप देख सकते हैं, यानी कि मछली को ये पूरा आउटसाइड द वर्ल्ड नज़र नहीं आएगा पूरा लेकिन एक छोटा सा एक रेंज ही नज़र आएगी जिससे वो पानी के बाहर देख सकती है। बाकी इधर से वो क्या होने लगेगा, रे सरफेस पे फ्लो करने लगेगी। अगर इससे ज़्यादा बनाएगी एंगल तो ये रे इसी के अंदर ही चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ से देखेगी तो ये देख सकती है बाहर के वर्ल्ड को। ठीक है, तो लेकिन अब उसमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो चीज़ है क्रिटिकल एंगल क्या है, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किसको देख रही है, यहाँ से रेडियस r है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा कुछ एंगल है साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन आई सी क्या हो जाएगा, r अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। कोई भी मछली बाहर की दुनिया को अगर देख रही है या कोई भी चीज़ जो डेंसर मीडियम में रखी गई है और रेयर में देखा जा रहा है, तो आप क्रिटिकल एंगल वाले को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस डाल लीजिए अगर आप इसको कर रहे हैं तो। ठीक है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको अभी डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मैं फिर भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सेम एज इट इज़ मैं केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अभी आप लोग FTRE के लिए एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे। मैग्नेटिक सर्किट्स के न्यूमेरिकल आपको देखने पड़ेंगे क्योंकि वो 10th की बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, सेम एज इट इज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आपको अमीटर और वोल्ट मीटर के कनेक्शंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे रेसिस्टेंस जो सीरीज़ पैरेलल में नहीं है यानी कि ब्रिज शेप में है, या बहुत सारे रेसिस्टेंस हैं, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस हैं, या किसी पर्टिकुलर एक सिमेट्री में जुड़े हुए हैं, उस रेसिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और या फिर आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना आना चाहिए। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप किसी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालने का क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ कि हमेशा आते हैं। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल 10th के ही क्वेश्चंस हैं, उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पेपर में भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या करा गया है कि एक पोटेंशियल निकालने को पूछा गया। लास्ट ईयर का ही पेपर है। ठीक है, पॉइंट बी पे मुझे पोटेंशियल पता करिए। ठीक है, यहाँ पे भी ये रेसिस्टेंस देखो बीच में पता करने के लिए पूछा है, जिसको हम लोग ने सॉल्व करा है। ठीक, तो बस यहीं पे अब इतना करते हैं, बाकी ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी देखते हैं मैथ्स को। ठीक।